नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता अवस्थी, सहायक प्राध्यापक नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर। आज मैं बीएड के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य योजना निर्माण के अंतर्गत रसायन विज्ञान विषय की पाठ्य योजना बताने जा रही हूँ। सभी ध्यान दें। पाठ्य योजना पाठ की वह तैयारी है जिसमें शिक्षक यह पूर्व निर्धारित कर लेता है कि उसे कक्षा में पाठ या विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख किस क्रम से, किन विधियों, प्रविधियों एवं शिक्षण सहायक सामग्रियों की सहायता से कितने समय में प्रस्तुत करना है। एक शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बहुत ही आवश्यक होती है। अब हम यदि विज्ञान विषय की बात करते हैं तो विज्ञान विधन ज्ञान व्यवस्थित, क्रमबद्ध, सुनियोजित तथ्यों पर आधारित ज्ञान है जिसका संश्लेषण, विश्लेषण व सामान्यीकरण किया जा सकता है। अब हम रसायन विषय की पाठ्य योजना के विषय में चर्चा करते हैं। इस हेतु सामान्य जानकारी के तौर पर सर्वप्रथम पेज में सबसे ऊपर पाठ्य योजना क्रमांक को लिखते हैं एवं कुछ सामान्य जानकारी जैसे विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालखंड, समय, अवधि एवं प्रकरण को लिखते हैं। विषय के छोटे भाग जिसको कि एक कालखंड में पूरा किया जा सके उसको प्रकरण के रूप में लेते हैं जो कि अवधि के अनुरूप होता है। जैसा कि हमारी पाठ्य योजना में विषय है रसायन विज्ञान, कालखंड जिस अवधि में, जिस समय पर आप किसी कक्षा में पढ़ाने जा रहे हो उसको हम उसमें लिखते हैं। साथ ही अवधि के अंतर्गत वह बात आती है जो कि हमारे कालखंड के ड्यूरेशन को दर्शाती है कि कितने मिनट का हमारा कालखंड है। इसके पश्चात उद्देश्यों को लिखा जाता है। पाठ्य योजना के विषय में सबसे संबंधित दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य की यदि हम बात करें तो सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं। रसायन विज्ञान, जिस प्रकार की रसायन विज्ञान की यदि हम बात करें तो रसायन विज्ञान को पढ़ने से बालक में किस प्रकार व्यवहारिक परिवर्तन आता है या किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रसायन विज्ञान का अध्ययन होता है वह उसके सामान्य उद्देश्य होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट है रसायन विज्ञान विषय के प्रति छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करना। सेकंड है विद्यार्थियों की तथ्य, पद, प्रत्यय संबंधी अवलोकन क्षमता का विकास करना। थर्ड है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। फोर्थ है विद्यार्थियों में उपकरणों, वैज्ञानिक यंत्रों के उपयोग का कौशल विकसित करना। फिफ्थ है विद्यार्थियों की मानसिक एवं तार्किक क्षमताओं का विकास करना। ये थे सामान्य उद्देश्य जिनकी संख्या पाठ्य योजना में 5 से 6 लिखी जानी चाहिए जो कि विषय से संबंधित होते हैं। अब अगला हमारा बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य। यह शीर्षक या प्रकरण से संबंधित होता है जो एक कालखंड में आसानी से पूरा किया जा सके, वही हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है। आज का हमारा विशिष्ट उद्देश्य है विद्यार्थियों को रदरफोर्ड के मॉडल का अध्ययन कराना। इस प्रकार अगला हमारा बिंदु है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत हम शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली सामग्री जिनकी सहायता से हम शिक्षण कार्य को रोचक बनाते हैं उसको लिखते हैं। ये सामग्री दृश्य भी हो सकती हैं, श्रव्य भी हो सकती हैं और दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्रियाँ इसके अंतर्गत हो सकती हैं। उसको भी हम निश्चित क्रम में लिखते हैं जो इस प्रकार हैं। इसके अंतर्गत हम वस्तु, चार्ट, उपकरण, प्रयोग आदि सभी सामग्री को इसके अंतर्गत हम लिखते हैं। इसका एक निश्चित क्रम है जो कि इस प्रकार है। इसमें फर्स्ट में हम लिखते हैं वह सामग्री जो कि वास्तविक रूप से हम कक्षा में ले जाते हैं। जैसे कि इस हमारा जो टॉपिक है उसके आधार पर रदरफोर्ड मॉडल एवं प्रयोग का स्वच्छ नामांकित चित्र चार्ट पर बनाकर ले जाएंगे। नेक्स्ट है रोलर बोर्ड
या लपेट श्यामपट्ट पर कक्षा कार्य एवं गृह कार्य लिखा जाएगा। थर्ड है रंगीन चौक और फोर्थ है पॉइंटर। इनकी संख्या प्रकरण के अनुरूप बढ़ और घट सकती है। जैसा प्रकरण होगा उस हिसाब से इनका संख्या होगी। यदि कोई प्रयोग होगा तो प्रयोग की भी सामग्री को हम शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत लिख सकते हैं। अगला बिंदु है हमारा पूर्व ज्ञान। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें प्रकरण से संबंधी छात्रों को क्या पूर्व से ज्ञात है उसको हम लिखते हैं। इसका भी एक क्रम होता है। इसकी संख्या पाठ्य योजना में 3 से 4 बिंदु हो सकते हैं। जैसे कि आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इसके अंतर्गत बच्चों को क्या पूर्व ज्ञान होगा उसका हम पहले से ही लिख लेते हैं। जिसमें कि पहला है, फर्स्ट है, विद्यार्थियों को अणु एवं परमाणु के विषय में सामान्य जानकारी है। सेकंड है, विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉन के विषय में सामान्य जानकारी है। थर्ड है, विद्यार्थियों को प्रोटॉन के विषय में सामान्य जानकारी है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है, सभी ध्यान दीजिए। अगले पॉइंट के अंतर्गत आती है प्रस्तावना, जो कि हम पाठ्य योजना में लिखते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है जो कि नए ज्ञान की ओर हमको ले जाता है। प्रस्तावना के अंतर्गत 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो पूर्व ज्ञान से संबंधित और नए ज्ञान पर आधारित होते हैं। इसका अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होता है। प्रस्तावना प्रश्न में सरल एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को रखा जाता है जिससे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी उत्तर दे सकें। इसकी समय सीमा 3 से 4 मिनट की होती है, जिसमें कि शिक्षक के द्वारा प्रश्नों को पूछा जाता है और विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं। उत्तर ना मिलने पर शिक्षक आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण। आज के टॉपिक के अनुसार हम प्रस्तावना प्रश्न को इस रूप में लिखते हैं, प्रश्न और संभावित उत्तर। आज के टॉपिक के अनुसार हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है, पदार्थ की आधारभूत इकाई क्या है। संभावित उत्तर में हम लिखेंगे, पदार्थ की आधारभूत इकाई परमाणु है। परमाणु में कितने कण आपस में जुड़े हुए होते हैं। परमाणु में 3 कण या घटक आपस में जुड़े हुए रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, परमाणु का कौन सा कण ऋण आवेशित होता है। तो छात्रों के द्वारा आंसर संभावित है, परमाणु का इलेक्ट्रॉन कण ऋण आवेशित होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, परमाणु का कौन सा कण धन आवेशित होता है। परमाणु का प्रोटॉन कण धन आवेशित होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, परमाणु की आधुनिक संरचना किस अवधारणा पर आधारित है। यह एक समस्यात्मक प्रश्न है जिसमें कि छात्र निरुत्तर हो जाते हैं। छात्रों से किसी भी प्रकार का उत्तर प्राप्त नहीं होता है। उस समय शिक्षक कथन किया जाता है। शिक्षक कथन को हम पाठ्य योजना में इसी प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि परमाणु की आधुनिक संरचना रदरफोर्ड की अवधारणा पर आधारित है। इसके पश्चात हमारा अगला बिंदु लिखा जाता है जो कि है उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम। इसमें हमें जो विषय वस्तु पढ़ाना है उसे लिखते हैं एवं कक्षा में इसे घोषणा के रूप में बोलते हैं। व श्यामपट्ट पर प्रकरण लिखते हैं। आज हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के विषय में अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद हमारा अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, इसके अंतर्गत 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्यवहारगत उद्देश्य। यह पाठ या विषय वस्तु पर आधारित होता है। जिस प्रकार का हमारी विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, उसी के आधार पर बच्चों में कौन कौन सी शक्तियों का विकास होता है या किन शक्तियों के आधार पर बच्चे आंसर देते हैं, उनको हम इसमें लिखते हैं। इनकी संख्या 3 से 5 लिखी जाती है। फर्स्ट है विद्यार्थियों में अवलोकन की शक्ति का विकास होना। सेकंड है विद्यार्थी तर्क एवं चिंतन के आधार पर उत्तर देंगे। थर्ड है विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्ति करेंगे।
अब हमारा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सेकंड पॉइंट है विषय वस्तु का संगठन। विषय वस्तु के संगठन के अंतर्गत यह लिखा जाता है कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कि हमने एक कालखंड के लिए लिया है, उसको हम कितनी यूनिट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे विषय वस्तु को 2 अनुवितियों में बांटा गया है। प्रथम अनुविति या इकाई, जिसमें हम लिखेंगे रदरफोर्ड का प्रयोग। द्वितीय अनुविति या इकाई, इसमें हम लिखेंगे रदरफोर्ड मॉडल के दोष या कमियां। अब प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत थर्ड पॉइंट है अवलंबित शिक्षण विधियां। इसमें विषय वस्तु की डिमांड के अनुसार, जैसी हमारी विषय वस्तु है उसके अनुसार हम विधियों और प्रविधियों का चयन करते हैं। विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे प्रयोग प्रदर्शन, प्रदर्शन सह व्याख्यान आदि। इस प्रकरण के लिए हम लिखेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है उसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि शिक्षण कार्य में व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का एवं प्रश्नोत्तर प्रविधि का अवलंबन किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि जो शिक्षण कार्य किया जा रहा है एक कालखंड में, उसमें हम किसी भी चार्ट का, मॉडल का या प्रयोग का प्रदर्शन करेंगे, साथ ही साथ हम व्याख्यान करेंगे, स्टेटमेंट देंगे और बच्चों से प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से अपने पाठ का विकास करेंगे। अब हम आगे के लेसन प्लान को बनाने के लिए 4 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड में शिक्षण बिंदु, द्वितीय में व्यवहारिक उद्देश्य, तृतीय खंड के 2 भाग करेंगे, एक शिक्षक क्रिया एवं दूसरे में छात्र क्रिया लिखेंगे। अंतिम खंड में श्यामपट्ट कार्य को लिखेंगे। सभी लोग इसी प्रकार से अपने कॉपी में या पेजेस में 4 खंड खींच लेंगे और इसी तरह दर्शाए अनुसार हम उसको लिखेंगे। शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत उद्देश्य, शिक्षण क्रिया और फिर उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण क्रिया के अंतर्गत 2 खंड खींचे गए हैं, जिसमें कि है आपका शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया। सबसे पहले हम प्रथम खंड शिक्षण बिंदु की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रकरण का नाम लिखेंगे। ध्यान दीजिए सभी लोग कि शिक्षण बिंदु की जब हम बात करते हैं, शिक्षण बिंदु वाले खंड की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम अपना टॉपिक का नाम लिखेंगे एवं इसी के ठीक नीचे इकाई प्रथम लिखकर उसका नाम लिखेंगे। ठीक ऐसा ही श्यामपट्ट कार्य वाले खंड में भी लिखेंगे। शिक्षक क्रिया में सबसे पहले प्रदर्शन के बारे में लिखेंगे। शिक्षक क्रिया का जैसा ही खंड आता है, सबसे पहले हम उसमें साइड हेडिंग के रूप में प्रदर्शन को लिखेंगे। जो भी हमारा चार्ट है या मॉडल है, उसको हम प्रदर्शन करने के लिए हम सबसे पहले उसमें लिखेंगे कि इस चीज़ का हम प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हम पाठ का विकास प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। अब हम जाते हैं शिक्षक क्रिया की ओर, जिसमें कि साइड हेडिंग में हमको लिखना है प्रदर्शन या डिमॉन्स्ट्रेशन। शिक्षक जिस भी चार्ट का या मॉडल का या किसी भी वास्तविक ऑब्जेक्ट का, रियल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता है, उसको हम इसमें लिखते हैं। इधर पे हम लिखेंगे शिक्षक द्वारा परमाणु रचना मॉडल का चित्र टांग कर प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि यह है कि जो भी हमको प्रदर्शन के लिए लेके जाना है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो भी वस्तु हमको लेकर के जाना है, उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना होगा। साथ ही साथ इसका एक छोटा सा रूप या प्रतिरूप हमको श्यामपट्ट कार्य में लगाना होता है। इसके साथ ही हम व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान को पहचान कर उत्तर देंगे। मतलब जब भी हम चार्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो बच्चे कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके चार्ट पर आधारित होते हैं। मतलब चार्ट का अवलोकन करते हुए विद्यार्थी उत्तर देंगे, ऐसा आपको व्यवहारिक उद्देश्य में लिखना है। पहला क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन होगा चित्र में क्या दर्शाया गया है, शिक्षक क्रिया में लिखा जाएगा। इसके बाद छात्र क्रिया में इसका उत्तर चित्र में नाभिकीय मॉडल का चित्र दर्शाया गया है।
इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन के आधार पर ही अगला क्वेश्चन होगा नाभिकीय मॉडल किसने दिया? नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का प्रकाशन 1911 में हुआ था। इस प्रकार से जो भी हमको प्रश्न पूछने होते हैं या कोई चीज़ समझानी होती है उसको हम चार्ट में डिमॉन्स्ट्रेशन के आधार पर लिख कर के ले जाना होता है और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कक्षा में किया जाता है, जिससे कि हमारी कक्षा में सक्रियता बनी रहती है। इसके साथ ही यदि छात्र को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है या छात्र किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो वह उत्तर शिक्षक के द्वारा शिक्षक कथन के रूप में होता है। अर्थात एक पाठ्य योजना की पहली अनुविधि में कम से कम 2 शिक्षक कथन और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में डिमॉन्स्ट्रेशन के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि आपकी कक्षा की सक्रियता बनी रहे। इस प्रकार से किसी भी चार्ट या मॉडल का प्रदर्शन करते हुए आपको अपने पाठ का विकास शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया के माध्यम से करते चले जाना है और साथ ही शाम पट कार्य पर कुछ न कुछ मुख्य बिंदु जो कि आप पढ़ा रहे हो, जो आप चार्ट में दिखा रहे हो या बता रहे हो, उसको आपको शामपट कार्य में लिखना होता है। साथ ही व्यवहारिक उद्देश्य में जो भी आपके प्रश्न या विषय वस्तु से विद्यार्थी जो भी सीख रहे हैं, हो सकता है कि वो तर्क करना सीखें, अवलोकन करना सीखें या चिंतन करना सीखें, उसके आधार पर उत्तर दें, उसी को आपको व्यवहारिक उद्देश्य में लिखना होता है। इसी प्रकार से हम अपने पाठ का विकास करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद आपकी यूनिट का अगला जो मुख्य बिंदु है वह आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न हेतु आपको पहली यूनिट में जो भी विषय वस्तु पढ़ाई गई है उसके आधार पर आपको प्रश्न पूछना है। विषय वस्तु का शिक्षण पूर्णतया व्याख्यान सह प्रदर्शन या प्रदर्शन सह व्याख्यान विधि के द्वारा होता है, जिसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग लगातार किया जाता है। इसके बाद हम बोध प्रश्न में लिख सकते हैं, कम से कम 3 बोध प्रश्न आपको लिखना चाहिए, जैसे कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है। सेकंड है अल्फा कण एवं नाभिक में किस प्रकार का बल था। थर्ड है नाभिक में किस प्रकार का आवेश होता है। इस प्रकार आप 3 से 4 बोध प्रश्न पूछेंगे जिसका के उत्तर विद्यार्थी देंगे। इसको आप शामपट पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगली यूनिट या अगली अनुविधि का प्रारंभ होता है। इसमें भी सेम फर्स्ट यूनिट के जैसा ही आपको 4 खंड खींचने होते हैं। शिक्षण बिंदु में उसी प्रकार से दूसरी इकाई का नाम लिखा जाता है, जैसे कि नाम लिखा जाएगा रदरफोर्ड के मॉडल के दोष या कमियां। इसके बाद व्यवहारगत उद्देश्य और प्रश्नों एवं प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों के व्यवहार में जो भी परिवर्तन अपेक्षित है उसे लिखेंगे। फिर से शिक्षक क्रिया व प्रदर्शन के बारे में लिखेंगे और चार्ट का प्रदर्शन करते हुए लगातार विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर न मिलने की स्थिति पर शिक्षक कथन किया जाएगा। आवश्यक मुख्य बिंदुओं को शामपट पर लिखा जाएगा एवं जो भी बोध प्रश्न होंगे उनको पूछा जाएगा। जैसे ही हमारी द्वितीय यूनिट खत्म होती है उसके पश्चात हम बोध प्रश्न पूछते हैं, जैसा रदरफोर्ड के मॉडल में कौन कौन से दोष हैं। सेकंड है मैक्सवेल ने मॉडल में कौन सी कमी को बताया। थर्ड है मैक्सवेल की क्या परिकल्पना थी। इस प्रकार ये जो बोध प्रश्न थे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे, वे सेकेंड यूनिट के सब्जेक्ट मैटर के आधार पर बनाए जाते हैं। इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 5 से 6 होती है, जो छोटे एवं सरल प्रश्न होते हैं जिसका कि उत्तर विद्यार्थी बहुत ही जल्दी दे सकें। जैसे कि
फर्स्ट है परमाणु की आधुनिक संरचना का मॉडल कौन सा है। सेकंड है अल्फा कण के नाभिक से टकराने से क्या होता है। थर्ड है रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किसमें किया था। फोर्थ है परमाणु का आधा भाग कैसा होता है। फिफ्थ है द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। इस प्रकार से पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह पुनरावृत्ति के प्रश्न 3 से 4 मिनट के अंतर्गत ही होना चाहिए, ऐसे ही बनाए जाना चाहिए। इसके पश्चात पाठ्य योजना का अगला बिंदु है प्रयोग कार्य। प्रयोग कार्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयोग होता है। जैसे कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, कक्षा कार्य और गृह कार्य। कक्षा कार्य को कक्षा में ही करवाना होता है, इसलिए शिक्षक जो हैं वो कक्षा कार्य को रोलर बोर्ड या लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जाते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इसमें वह बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिख कर ले जाते हैं, जैसे कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, सही या गलत, हाँ नहीं, सही जोड़ी बनाओ इत्यादि। उदाहरण के लिए हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसके आधार पर प्रश्न हैं। उसमें सबसे पहले निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। इस प्रकार से हम देखेंगे। फर्स्ट है परमाणु के नाभिक में कौन सा आवेश होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं धनावेश, ऋणावेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। आंसर है धनावेश। सेकंड है अल्फा कण किस आवेश के कारण मार्ग से विचलित हो गए। इसमें ऑप्शंस हैं ऋणावेश, धनावेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। आंसर है धनावेश। नेक्स्ट है रदरफोर्ड प्रयोग में किस पन्नी का प्रयोग किया गया। इसका ऑप्शन है चांदी, सोना, तांबा, लोहा। आंसर है सोना या गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग में सोने की पन्नी का व्यास कितना था। 0.004 सेंटीमीटर, 0.0004 सेंटीमीटर, 0.04 सेंटीमीटर और 0.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप प्रश्न पूछेंगे और बच्चों की सहायता से इन प्रश्नों का हल वहीं पर क्लास में ही कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन है 2, 3, 8, 4। आंसर है 2। इस प्रकार 5 प्रश्न कक्षा कार्य में किए जाएंगे। इसके पश्चात विद्यार्थियों को घर से कार्य करने हेतु गृह कार्य दिया जाएगा। गृह कार्य रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का चित्र बनाकर लाएंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों को रोलर बोर्ड पर ही गृह कार्य को लिख कर ले जाया जाता है और बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि आप इस कार्य को घर से करके लाना है। इसमें अंतिम आपकी पाठ्य योजना का अंतिम बिंदु है जिसमें कि हस्ताक्षर किए जाते हैं। प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर को लिखा जाएगा। इस प्रकार रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। धन्यवाद। आगे की जानकारी हेतु हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।